की वजह से आज भी संसद नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सरकार मणिपुर मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज दोनों सदनों में हंगामा हुआ। सदन के बाहर भी दोनों तरफ से प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस ने मणिपुर के हालात के खिलाफ गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने राजस्थान में महिलाओं और दलितों की सुरक्षा के सवाल पर प्रदर्शन किया। सदन के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और चर्चा से भाग रहा है। और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उन्हें सदन में ये मामला उठाने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री को सदन के बाहर नहीं, सदन के भीतर बयान देना चाहिए। नहीं, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जारी 6 दिनों की तेजी थम गई और इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 888 अंक गिरकर 66,684 पर बंद हुआ। निफ्टी 234 अंक गिरकर 19,745 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग फार्मा इंडेक्स में रही। पीएससी ऑटो शेयरों में हल्की खरीदारी आज देखने को मिली। और बाजार में करेक्शन अच्छा है या ये है कोई वार्निंग? आज आवाज अड्डा में एसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बाजार की नजर आज शाम आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बड़े सहयोगी नीरज वाजपेयी। बताइए नीरज जी, क्या उम्मीद करें रिलायंस के नतीजों से? प्राइस चूंकि काफ़ी बढ़ गया था तो स्वाभाविक था कि प्राइस कूल ऑफ होगा, लेकिन नतीजे जो आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे इस क्वार्टर में हमारा अनुमान है कि 2,18,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा इनका इस क्वार्टर के सामने, जो पिछली बार 2,13,000 करोड़ था। लेकिन प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। जो पिछली बार 19,300 था उसके सामने 16,640 होगा, लेकिन एबिटा में बहुत फर्क नहीं आ रहा है। वो उसका रीजन मैं भी आपको समझाऊंगा। 38,300 का हमारा अनुमान के एबिटा आना चाहिए, जो पिछली बार 38,440 था, और मार्जिन 17-17.5% पे मेंटेन होनी चाहिए। रीजन इसका ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 22-25% गिरे और क्वार्टरली भी नीचे आए। तो जब क्रूड नीचे आता है तो क्रैक्स आपके गिरते हैं। उसकी वजह से क्रैक का मतलब होता है कि एक बैरल से आप जितनी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उन सब के सम अप करिए और एक बैरल जितने खरीदे तो उसका जो डिफरेंस होता है वो भी नीचे आता है। तो उसकी वजह से आपको ये रेवेन्यू में इस तरह की चीज़ दिखेगी, लेकिन मार्जिन सेम रहती है। तो इसलिए आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम दिख रहा है आपको और मार्जिन में बहुत इम्पैक्ट नहीं आया है। जब आप इन दोनों फैक्टर्स को ड्राइव करेंगे तो आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। जियो किस तरह से करेगा, जियो प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें कस्टमर एडिशन बिल्कुल कंसिस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब्सक्राइबर बेस की वजह से वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और वो आपको रिजल्ट में दिखेगा। इसीलिए हमें लगता है कि करीब 15% की एबिटा ग्रोथ होनी चाहिए और मार्जिन पिछले बार 52.2 थे, इस बार 52.45 के आसपास रहने चाहिए। रिटेल बिजनेस में इंटरेस्टिंग है इस बार की ऑपरेटिंग लेवरेज का
ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके एग्जिस्टिंग शॉप्स है या आजियो प्लेटफॉर्म है उसमें ही और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिख रहा है आपको सेम स्टोर से भी। तो इसलिए एबिटा की ग्रोथ करीब 32% हमारा अनुमान है और रेवेन्यूज़ करीब 20% के आसपास YoY बढ़ने चाहिए। तो हमें लगता है कि जब आप टोटल रिजल्ट देखेंगे तो अगर हमेशा की तरह हर क्वार्टर की तरह इस बार भी आपको शायद रिटेल बिल्कुल आउटशाइन करता हुआ देखने को मिले। और ऑयल एंड गैस और रिफाइनिंग बिजनेस में गैस का प्रोडक्शन इनका जो केजी वाला था वो इम्प्रूव हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरीके से रिलाइजेशन हो रहे हैं और किस लेवल तक वो पहुंच गया है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे कि एक क्या प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो गई है उसकी लिस्टिंग कब तक होगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो जनरली 10-15 महीना भर लगना चाहिए कि जिसकी फाइलिंग वगैरह हो जाए, लेकिन मेरा अंदाज़ा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि बिफोर दिवाली किसी भी कीमत पे इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और आखिरी में एक चीज़ और सुनना हम लोग चाहेंगे कि एजीएम जो होने वाली है उस एजीएम में शायद आपको कुछ नए बिजनेस इनिशिएटिव सुनाई पड़े जो अब तक आपने शायद नहीं सुने होंगे। शुक्रिया नीरज जी। और आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है और इसका बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के IPO ने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर्स की लिस्टिंग हो गई है। NSE पर 60% प्रीमियम के साथ 40 रुपए पर लिस्ट हुआ। यह शेयर कंपनी के शेयरों के लिए प्राइस बैंड 23 से 25 रुपए रखा गया था। ये IPO 12 से 14 जुलाई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल था। कंपनी ने इस IPO के लिए 600 शेयरों का लॉट साइज तय किया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO 111 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वाराणसी बेस्ड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016 में शुरू हुआ है। ITC का ड्रीम रन जारी है। उसने आज एक और शिखर छुआ। उसकी मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के पार चली गई है। ITC की तेज चाल पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। बताएं सुमित। तो एक शानदार तेजी देश की दूसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी ITC में, जहां पर एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। और एक सबसे बढ़िया चीज की जो दाम है वो करीब करीब 500 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी FMCG कंपनी तो है ही, साथ ही साथ अभी देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर भी शुमार हो चुकी है। करीब करीब 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी ने अचीव करी और एक ड्रीम रन स्टॉक ने हाल फिलहाल में दिखाया भी है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो सबसे पहले तो करीब 47% का रिटर्न स्टॉक ने अब तक इस साल में दिया। एक साल में 63% और 3 साल में करीब करीब 150% तक का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। इसके अलावा कुछ ट्रिगर, जहां पर एक अच्छे वैल्यूएशन डिस्पाइट इतने बड़े रनअप के भी FMCG स्पेस में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक के तौर पर देखा जाता है। सिगरेट कारोबार में बढ़िया ग्रोथ कंपनी के आते हुए दिखाई पड़ी है। FMCG कारोबार के अंदर एक अच्छे पिकअप आए हैं। रूरल डिमांड के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साथ साथ होटल कारोबार भी कंपनी का वापस रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कई सारे न्यूज फ्लो उससे रिलेटेड आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2016 में जहां महज 223 रुपए के आसपास कामकाज करता था, 2023 तक आते आते 7 सालों में इसने 490 का लेवल भी दिखाया, रादर 500 रुपए के आसपास के लेवल्स भी दिखाती है। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 6,30,000 करोड़ और ITC भी अब ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नेक टू नेक ये अब कंपनियां पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक और कंपैरिजन में अगर पिछले 10 साल की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो ITC की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8% है और HUL की रेवेन्यू ग्रोथ भी रफली 8% के आसपास की है। वही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर भी नजर डाली जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में करीब 12% की ग्रोथ दिखाई है। HUL ने 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली हमने ITC के अंदर भी। इसके अलावा कुछ और आंकड़ों में 10 साल की स्टॉक CAGR करीब 14% की ग्रोथ रही है यूनिलीवर में, लेकिन ITC लैगार्ड रहा है। तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस इस समय इतनी रिलेवेंट होते हुए दिखाई पड़ रही है। वैल्यूएशन वाइज HUL करीब 62 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि ITC इतनी बढ़िया तेजी के बाद और ऑलमोस्ट सेम मार्केट कैप में होने के बावजूद भी करीब करीब 32 के मल्टीपल पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन समरी के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी HUL से लगभग आधे मल्टीपल पर ITC कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बढ़िया तेजी और देश की छठी सबसे बड़ी कंपनी अब ITC बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया सुमित। और मून लाइटिंग के जरिए एक्स्ट्रा कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स पर अब IT विभाग की कड़ी नजर है। ITR दाखिल करते वक्त अपनी सही इनकम छुपाना भारी पड़ सकता है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या तैयारी है सरकार की?
बिल्कुल, देखिए, अगर आप अनऑफिशियली या ऑफिशियली जैसे भी मून लाइटिंग करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आप पर नज़र बनाए हुए है। सीएनबीसी आवाज़ को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी आईटी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों से ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मंगवाई थी जो कि मून लाइटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि मून लाइटिंग क्या होती है। मून लाइटिंग होती है कि आप किसी संस्था में परमानेंट या फुल टाइम जॉब करते हुए किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और एक्स्ट्रा कमाई करते हैं, तो वो मून लाइटिंग कही जाती है। तो ऐसे लोगों को खास तौर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है और ये बताया जा सकता है कि अगर उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय को छुपाया या फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनको नोटिस मिल सकता है। आपको पता ही होगा कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है और ख़ास तौर से इन तमाम जो एम्प्लॉयज़ जिनकी कमाई मून लाइटिंग के जरिए भी हुई है या जैसे भी कर रहे हैं, तो वो अपनी अगर इनकम को छुपाते हैं तो उनको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। तो इस तरह की जानकारी हमें मिली है और ये भी मिले कि इस तरह के लोगों पर लगातार सरकार ने नज़र रखी हुई है और ख़ास तौर से जिनकी कमाई विदेशों से हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है या क्रिप्टो करेंसी में भी फीस ले रहे हैं ताकि अपनी आय को छुपा सकें, इन लोगों की लगातार सरकार निगरानी कर रही है। इनकी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो डेटा एनालिटिक्स है उनसे लगातार उनके जो टीडीएस कटौती है और इनकम टैक्स रिटर्न उसको मैच किया जाएगा और अगर ये मिसमैच होता है तो डेफिनेटली उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। शुक्रिया आलोक। और सरकार ने अब साइबर फ्रॉड्स के पेमेंट वॉलेट्स पर बड़ा एक्शन लिया है। एआई के जरिए फर्जी सिम कार्ड को पहले से ही डीएक्टिवेट किया जा रहा है और अब इन फर्जी सिम कार्ड से जुड़े जो पेमेंट वॉलेट्स हैं उनको भी बंद किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च हो चुका है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, क्या तरीका अपनाया है सरकार ने? देखिए, जितने भी साइबर अपराध होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक अहम भूमिका होती है। ये सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने इन सिम कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 60 लाख के आसपास सिम कार्ड जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया था, इनको बाद में इसमें से 48 लाख को डीएक्टिवेट भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन पर जो पहले से ही एक्टिवेट व्हाट्सएप है या पेमेंट वॉलेट है, टेलीग्राम है, वो पहले से एक्टिवेट किया जा चुका है और उसका इस्तेमाल भी साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा था। तो अब सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार जो भी नंबर सरकार ने आइडेंटिफाई किया उनको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर पेटीएम के साथ शेयर करेगी और उन्हें लॉग आउट करने के लिए कहेगी कि जो भी यूजर्स हैं इसका इस्तेमाल करें, उन्हें लॉग आउट कर लिया जाए। एक बार वो लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर वो उस नंबर का इस्तेमाल साइबर अपराध करने के लिए नहीं कर पाएंगे। तो सरकार साइबर अपराध को लेकर के अपनी लड़ाई काफ़ी तेज कर दी है। शुक्रिया असीम। और भारत में लोग अभी भी टीवी खरीदना पसंद कर रहे हैं। अमेजॉन इंडिया की प्राइम डे सेल में भी टीवी की बिक्री ज़्यादा हुई है। अमेजॉन के मुताबिक छोटे शहरों में 55 इंच वाले टीवी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। प्राइम डे डील्स में 30% से ज़्यादा सेल टीवी कैटेगरी में देखी गई है। YoY यानी साल दर साल अगर आप देखते हैं तो ये बिक्री डबल हो गई है। संवाददाता शिप्रा राणा ने बात की अमेजॉन इंडिया के वायरलेस एंड टीवी के डायरेक्टर रंजित बाबू से। ये जो लार्ज स्क्रीन का क्रेज़ है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अमेजॉन काफ़ी अच्छे से बता सकता है दर्शकों को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज वेल एज कि ग्राफ चार्ट कितना बढ़ रहा है। हाय शिप्रा, क्रेज़ है कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, बट देयर इज सर्टनली ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो अमेजॉन पर मोर देन 55 इंचेस की जो स्क्रीन साइजेस है, सेल्स इज डबल्ड। प्राइम डे जो अभी क्लोज हुई लास्ट वीक, प्राइम डे एक्चुअली सॉ सेल ऑफ मोर देन 30% टेलीविजन्स वर अबव 55 इंचेस। सो डिमांड है मार्केट में, डिमांड है अक्रॉस टाउन टियर्स, नॉट जस्ट इन मेट्रो सिटीज़। छोटे शहरों में भी पीपल वांट 55 इंच प्लस टीवीज़, वांट प्रीमियम टीवीज़, एंड अमेजॉन इज एबल टू डिलीवर टू ऑल ऑफ देम। हम बात करेंगे टेलीविजन्स पे। टेलीविजन्स इज अ कैटेगरी वेयर वी हैव द बिग बेट ऑन अमेजॉन। हमें लगता है कि द इंडियन टीवी मार्केट इज़ अंडरसर्व्ड। बहुत बड़ी मार्केट है, बट अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू स्मार्ट टीवीज़। जिनके पास स्मार्ट टीवीज़ है दे वांट एक्सेस टू लार्ज स्क्रीन साइजेस, जिनके पास लार्ज स्क्रीन साइजेस है दे वांट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी जैसे QLED या OLED, एंड अमेजॉन्स जॉब इज़ टू मेक श्योर दैट वी प्रोवाइड देम। जैसे हमने व्यू जो लॉन्चेस किए हैं, the 98 inch is actually the largest screen size available as a television on Amazon today. Oh, nice. आप ये सोचो that regardless of where you are in this country, आप हो सकते हो दिल्ली, बॉम्बे या एनी अदर मेट्रो सिटी,
you can buy the 98-inch TV anywhere in this country through Amazon. बहुत बड़ी डील है वो. So I think that is what customers want, access. Discounts are also important, लेकिन Amazon में हमें ऐसे लगता है that customers will always appreciate wide selection. यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है आवाज समाचार में। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने वाले बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट 4 अगस्त को याचिका की अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पूर्णेश मोदी की याचिका पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया था और 2 साल की सजा दी थी। राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी केस में मिली सजा की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई थी। 2 दिन के भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विक्रमसिंघे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। उन्होंने बुरे वक्त में श्रीलंका की मदद भी की है और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और भारत की तारीफ की। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि श्रीलंका भारत के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं। श्रीलंका भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भी समझौता हुआ। विक्रमसिंघे का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की डायमंड जुबली मना रहे हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें पानी में डूब रही हैं। कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, पालघर, पुणे और सतारा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण समेत मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही मुंबई के साथ ठाणे में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के चलते ठाणे और पालघर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फैट आपकी सेहत के लिए है बहुत जरूरी, पर कितनी मात्रा में, ये बड़ा सवाल है और इस पर WHO ने एक जवाब दिया है। इसी पर आज होगी हमारी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।